हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप मुझे सुन सकते हो अच्छे से? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही? क्योंकि मैं आपको दिख नहीं रही होंगी। सो यस, अभी कुछ क्लासेस जो रहेंगी उसमें शायद आप मुझे नहीं देख पाओगे, है ना? आगे की कुछ क्लासेस में, बिकॉज़ द रीज़न बीइंग मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाली हूँ एंड मैं हर जगह पे कैमरा सेटअप नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए हमारी क्लासेस ना छूटे, हमारा बैकलॉग्स ना हो एंड हमारा टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो, रिविजन्स भी हो। इसीलिए मैं बिना अपना फेस अभी शो करे, अब बिना कैमरा शो करे, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ। सो आपको भी एग्जाम्स क्लियर करने, तो आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई कर लें, है ना? सॉरी। हाँ, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लें एंड क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट समझाने वाली हूँ एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्क्रीन पे देखो कि क्या चल रहा है, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन वॉचिंग मी। आई एम हैप्पी कि हाँ, आप मुझे भी देखना चाहते हो, बट बट हमारे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा कितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी मैं बस ये टेस्ट कर रही हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में काफ़ी ट्रैवल करने वाली हूँ एंड उस टाइम पे मेरे लिए कैमरा सेटअप करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड, जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं, जो अभी तक क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं, आई होप दिस इज ओके विद दोज पीपल कि ये क्लास भी चलेगी। वैसे आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप मुझे सुन सक रहे हैं अच्छे से, है ना? सेम वही सेटअप है कि यू कैन लिसन टू मी, यू कैन वॉच द डिस्प्ले कि उसमें क्या चल रहा है एंड आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो क्योंकि मैं हर एक चीज आपको समझाने वाली हूँ बोल के, है ना? एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यस, हम स्टार्ट करते हैं। हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज चैप्टर नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अभी तक हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे हमने इंटरप्रिटेशन किया था लॉ का, ठीक है ना? कि लॉ क्या होता है, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। हमने कहाँ सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़े थे कि कहाँ से लॉ आ रहा है, ठीक है? सेकेंड चैप्टर में हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था जो कि हमारे लिए एज अ सीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी लॉ अच्छे से समझे क्योंकि वही हमारा माई बाप है, सब बोल सकते हैं, है ना? तो कंपनी लॉ पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो आपको बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया गया है। एग्जीक्यूटिव में आप बहुत ज़्यादा ही डीप तरीके से पढ़ोगे कि कंपनी लॉ क्या होता है क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। उसके ऊपर ही पूरा कंपनी सेक्रेटरी है ना? उसी के ऊपर है। सेकेंडली, उसके बाद सेकेंड ये था हमारा। थर्ड हमने पढ़ा था पार्टनरशिप लॉ, है ना? पार्टनरशिप एक्ट जो था, एलएलपी एग्रीमेंट्स, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो थी, हमने वो पढ़े, है ना? तो ये हमारा थर्ड हुआ। फोर्थ हम अभी जो पढ़ने वाले विच इज चैप्टर नंबर 3, क्योंकि फोर्थ हमारा पार्टनरशिप था। चैप्टर नंबर 3, एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किससे कैसे एसेंशियल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच कैसे, परफॉर्मेंस कैसी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिकॉज जब आप बिजनेस में हो, आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो, है ना? बिजनेस के अलावा क्या आपको ये लगता है कि हम जो हमारी रियल लाइफ है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं कि नहीं करते? रियल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो? ना मत बोलना कि नहीं करते हैं, ऐसा मत बोलना कि नहीं करते हैं। सो देखो, मैं आपको बताती हूँ इसमें, हमारे रियल लाइफ में, ठीक है, क्या आप खाना ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो से? क्या आप ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो? क्या आप उबर बुक करते हो कहीं जाने के लिए? मोबाइल परचेज करना, कोई भी चीज परचेज करना, एक्स वाई जेड, कपड़े, खाना, है ना? कोई भी स्टेशनरी का सामान, कुछ भी परचेज करना। कभी आप जिम ज्वाइन करते हैं, कोई एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं कहीं पे, जैसे बुक रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लिया आपने, या जैसे कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर ली, जिम ज्वाइन कर लिया, कार्डियो, कुछ भी। इतने सारी चीजें हम डेली बेसिस पे करते हैं।
है ना? इतने सारे डील्स करते हैं डेली बेसिस पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ज़ोमैटो पे, स्विगी पे, इतना सब कुछ हम लोग डील्स क्रैक कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। क्या ये डेली बेसिस पे हम जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हमारी जो क्या हो रही है एग्रीमेंट्स हो रही है, क्या हर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है? क्या हर एक चीज़ आपको परफ़ॉर्म ही परफ़ॉर्म करनी है ना? क्या हर एक चीज़ ऐसा हो जाता है कि उस पे पूरा एक लॉ बन गया है कि भाई आपने ज़ोमैटो से फूड ऑर्डर किया था, तो उस पे पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने ड्राफ्ट कर लिया है उसके ऊपर। क्या ऐसा होता है? ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, है ना? डेली बेसिस पे जो हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, ओके। तो क्या ये सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सारे एग्रीमेंट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? हम डेली बेसिस पे इतने सारे एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं, क्या वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या? तो ये ही क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन समझेंगे, है ना? सबसे पहले समझेंगे। अच्छा, जो आपकी बुक में फ्लो दिया हुआ है पढ़ने का, मैं उस फ्लो से नहीं जा रही हूँ, बिकॉज़ वो फ्लो से आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो ऑफर प्रपोज़ल पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको एक चेन बता रही हूँ, है ना? चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ। ठीक है? हम इस चेन के हिसाब से एक-एक चीज़ समझेंगे। ठीक है? अच्छा, पहले गोइंग टू द बुक, बुकिश जो है हमारा, हम अब बुक में जाने से पहले ये देखते हैं कि हमें प्रीलिमिनरी, प्राइमा फेसी हम क्या समझ रहे हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है? सबसे पहले चेन में आता है ऑफर। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर या प्रपोज़ल ही बोल सकते हैं। किसी को प्रपोज़ल देना, है ना? मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया। क्या किया? ऑफर किया कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। अच्छा वो गर्लफ्रेंड नहीं है अभी, लड़की है वो, है ना? अभी वो गर्लफ्रेंड बनी नहीं है। ओके? आपने किसी लड़की को प्रपोज़ किया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो क्या? आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? है ना? तो आपने प्रपोज़ किया, है ना? तो ये क्या है? आपने ऑफर दिया है उसको, उस लड़की को कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? है ना? उस लड़की को। उसके बाद क्या होता है? एक बार ऑफर दिया तो किस चीज़ का वेट करते हो आप? किस चीज़ का वेट करते हो आप? आप वेट करते हो एक्सेप्टेंस का, ठीक है? या तो वो एक्सेप्ट करेगी, तो बात आगे बढ़ेगी। अगर वो यहीं से रिजेक्ट कर देगी तो खत्म, ऑफर वैलिड, ऑफर रिजेक्ट हो चुका है ना? यही होता है। या तो वो यस बोलेगी, क्या बोलेगी? या तो वो यस बोलेगी, या तो वो नो बोल के क्या कर देगी? नो बोल के क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी, है ना? आप क्या चाहते हो? यस बोले कि नो बोले? सॉरी, बहुत ज्यादा ही मेरे को भी सर्दी खांसी हो रही है। सॉरी। यस, तो आप, यस, हाँ, तो आप क्या चाहते हो कि यस बोले कि नो बोले? आप तो ये चाहोगे ना कि एक्सेप्टेंस हो यार। एक्सेप्टेंस हो जाता है तो फिर क्या बनता है? एक प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस बनता है कि वो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, है ना? ये एक्सेप्टेंस आ गई है। एक्सेप्टेंस के बाद क्या आ रहा है? प्रॉमिस बन चुका है वो। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तब क्या बन जाता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तो क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। ठीक है? उसके बाद आता है प्रॉमिस के बाद, अच्छा ये एग्जाम्पल जो है अब यहाँ तक खत्म हो गया। ये एग्जाम्पल यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है? ये एग्जाम्पल यहाँ तक का ही था। इसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो अब जो मैं लिखूंगी वो आप बोलोगे कि मैम ये तो गलत है। ऐसा तो होने नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इसके बाद क्या लिखने वाली हूँ? इसके बाद मैं लिखने वाली हूँ कंसिडरेशन। ठीक है? जो अभी एग्जाम्पल था वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल एग्रीमेंट्स के बीच में था। पर्सनल एग्रीमेंट्स के बीच में था। पर्सनल एग्रीमेंट्स पे कंसिडरेशन होना नहीं होना, ये उन पे डिपेंड करता है। अब आप किसी लड़की को ये तो ना बोलोगे कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं तुझको 5 लाख रुपए दूंगा। कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी मैं तुझको 5 लाख रुपए दूंगा। क्या आ गया? कंसिडरेशन आ गया। कंसिडरेशन कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है। मतलब ये कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं ये घर तेरे नाम कर दूंगा। क्या हुआ? अदर देन कैश, है ना? तो ये कंसिडरेशन, मान लो कि बोल दिया गया कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी मैं तुझे कंसिडरेशन दूंगा इतना।
5 लाख या घर जो भी है दे दूंगा। तो प्रॉमिस के साथ साथ क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ साथ क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन होता है तो क्या बनता है? एग्री। ठीक है। जब प्रॉमिस बनने के बाद कंसिडरेशन उसके साथ मिल जाता है तो बन जाता है वो हमारा एग्रीमेंट। ठीक है। वो क्या बन रहा है? हमारा एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये चेन याद रखिए कि एग्रीमेंट तक हम कैसे पहुंचे हैं। एग्रीमेंट तक हम कैसे पहुंचे हैं? पहले ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ। एक्सेप्टेंस होने के बाद वो एक प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जोड़ दिया गया तो वो बन गया एग्रीमेंट। ठीक है। ठीक है। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन को जोड़ देंगे तो बनता है हमारा एग्रीमेंट। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? एग्रीमेंट तक कैसे पहुंचे ये समझ में आया? अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं गए, अभी हम एग्रीमेंट पे आए। ठीक है। फिर ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जब ऐसे एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इस लाइन को अपने जहन में डाल लो। इस लाइन को अपने जहन में डाल लो। दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो इस बात को अपने जहन में कितने जितने अच्छे से डाल सकते हो डाल लो कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट नॉट एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंचने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। ये सारे स्टेप्स हमें पूरे करने पड़ते हैं एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो एग्रीमेंट आके रुक जाएगा। क्या ये चेन आपको समझ में आ रही है? अगर ये चेन आपको समझ में आ गई है तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेन समझना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेन समझना। पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है। वो एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनाता है, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन मिलता है तो वो एग्रीमेंट बनाता है, और ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब कि लॉ उसको एनफोर्स करवा सकती है। ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मतलब लॉ उसको एनफोर्स नहीं करा सकती। ठीक है। जहां पे लॉ का कीड़ा आ गया है वहां वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लॉ का कीड़ा होना चाहिए। लॉ का कीड़ा नहीं आया है तो क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए आपको ये स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। समझ में आ गई चीज? चलो, जब इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो हम अपने बुक में जाते हैं। बुक जो है आपके पूरे मॉड्यूल के हिसाब से है। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल, बेस्ड ऑन आईसीएसए की मॉड्यूल। इसमें मेरा कोई खुद का कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये सब पूरा मॉड्यूल का दिया हुआ है, क्योंकि मॉड्यूल हमारा देवता है, उसको मान के चलो। जो वो बोले वैसा पढ़ लो, है ना? बट मॉड्यूल्स ने तो अपने हिसाब से दे दिया है फ्लो। हम अपने हिसाब से फ्लो पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जा रहे हैं ऑफर पढ़ने के लिए। ठीक है। ऑफर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं ऑफर के, फिर हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रॉमिस पढ़ेंगे, फिर कंसिडरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे। चलो, ये आ गया ऑफर। ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। One of the early steps in the formation of a contract lies in the arriving at an agreement between the contracting parties by means of an offer and acceptance। मतलब क्या है? बहुत ही इजी है कि एग्रीमेंट तक आने के लिए ठीक है, एग्रीमेंट बनाने तक के लिए जो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके बीच में एक ऑफर एक्सेप्टेंस का खेल होना चाहिए। डज वन पार्टी जो कि ऑफरर है एंड मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल टू अनदर पार्टी जो कि क्या है, ऑफरी। ठीक है। एक पार्टी कौन है यहाँ पे हमारी, जिसको हम बोल रहे हैं ऑफरर, और दूसरी पार्टी जो है हमारी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरी। है ना? जो ऑफर दे रही है उसको बोलते हैं ऑफरर, जो जिसके पास ऑफर रिसीव हो रहा है उसको बोलते हैं ऑफरी। है ना?
and the offeree accepts it in entirely and without qualification, there is a meeting of minds and the contract comes into being, assuming all of the essential elements are present. मतलब क्या? फिर ऑफरी एक्सेप्ट करता है एंटायरली और विथआउट एनी क्वालिफिकेशन, मतलब कि अरे ऐसा अरे वैसा, इफ बट्स नहीं है उस एक्सेप्टेंस में, है ना? इफ बट्स नहीं एक्सेप्टेंस में, तो क्या हो रहा है कि दोनों के जो माइंड्स है वो मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों की जो कल्पनाएं हैं, जो सोच है वो मिल गई है, ठीक है? दोनों की सोच मिल गई है तो एक कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? सब जहाँ पे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी समझते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है। नाउ व्हाट इज एन ऑफर या प्रपोजल? अ प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑफर, ठीक है? दोनों साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है ऑफर और प्रपोजल को, है ना? The word proposal is synonymous with the English word offer. ठीक है, सेम चीज बोल रहे हैं। Offer is a proposal by one person whereby he expresses his willingness to enter into a contractual obligation in return for a promise, act or forbearance. मतलब ये है कि एक पर्सन जो है वो एक्सप्रेसली बताता है ऑफर देने के लिए कि उसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन में आना है ना? हिज विलिंगनेस टू एंटर into a contractual obligation in return for a promise, कि वो सामने वाला एक्सेप्ट करके प्रॉमिस दे, या तो कोई एक्ट करे, या फोरबियरेंस मतलब कि कुछ चीज ना करने का भी प्रॉमिस हो सकता है, ठीक है? सेक्शन 2A, सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है सेक्शन 2A। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a proposal। मतलब कि क्या मतलब हुआ इतनी सारी बातों का? क्या मतलब हुआ? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम ऑफर की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑफर क्या होता है, ठीक है? ये है एक पार्टी ए, ठीक है? और ये है दूसरी पार्टी, इसका नाम है बी, है ना? ये है हमारी ऑफरर और ये है हमारी ऑफरी, ठीक है? ये है हमारा ऑफरर, ये ऑफरी। इसने इसको बोला, इसने इसको क्या बोला? इसने इसको बोला कि तुम मुझे अपनी कार सेल कर दो, ठीक है? तुम मुझे अपनी कार सेल कर दो, मैं तुम्हें उसके लिए कितना पैसा दूंगा? 2 लाख रुपए दूंगा। किस चीज के लिए? कार के लिए। कार किसके पास है? कार है बी के पास, ठीक है? कार है बी के पास। वो बोल रहा है, ये बोल रहा है ए को कि तुम मुझे अपनी कार सेल कर दो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो क्या बना रहा है वो? एक ऑफर बना रहा है। क्या बना रहा है? इसने ऑफर दिया है या एक प्रपोजल दिया है। क्या दिया है? प्रपोजल। बस इसी को थोड़े से लॉ टर्म्स पे यहाँ पे लिख दिया गया है। किस तरीके से? एक मिनट। हाँ, when one person signifies to another his willingness, ठीक है? एक पर्सन है, दूसरे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। उसने क्या बताया? कि विलिंगनेस बताई कि मैं ये करूंगा अगर तुम ऐसा मेरे साथ करते हो। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का क्या मतलब होता है? या तो कुछ करने बोलता है, तो विलिंगनेस टू डू, है ना? और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब कि या तो कुछ नहीं करने के लिए, कि तुम सी को ये कान मत सेल करना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? तुम ये जब नेगेटिव चीज आ जाती है तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग आ जाता है, ठीक है? जब कोई नेगेटिव चीज की बात हो जाती है कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ना आ जाता है ना? कि ए ने बी को बोला कि तुम वो कार सी को मत सेल करना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग्जरी आइटम है कार, ठीक है? एंड बी शायद सी को सेल कर सकता है तो बी को चपत लग जाएगी, है ना? तो ए ने बोला कि तुमको मैं 2 लाख रुपए अभी दे रहा हूं, तुम सी को कार मत सेल करना। ये क्या हुआ? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। इसलिए कि उसने भी सिर्फ ऑफर दिया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या चाहिए ऑफरर को? एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एसेंट, ठीक है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एसेंट, कि वो हामी भरे कि हाँ ठीक है।
मैं तुमको कार सेल कर दूंगा पहले एग्जाम्पल में, या मैं सी को कार एग्जाम्पल टू में कि मैं सी को कार सेल नहीं करूंगा, है ना। ऑफ द अदर टू सच एक्ट कि मैं तुम्हें सेल कर दूंगा एग्जाम्पल वन में, है ना। एग्जाम्पल वन में ये था। और एब्सटिनेंस कि वो मान गया कि ठीक है मैं सी को कार सेल नहीं करूंगा। ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, तो ये जो वन पर्सन है ना, ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, इसने प्रपोजल बना दिया है, ठीक है। The person making the proposal or offer is called the proposer or offerer. The person to whom the proposal is made is called offeree. ठीक है। जो A है हमारा वो क्या बन रहा है, ऑफरर, और जो B है हमारा उसको क्या बोल रहे हैं, ऑफरी। ठीक है। तो ऑफरर ने अपनी विलिंगनेस जताई कि उसको एक चीज करनी है या नहीं करनी है, with a view to obtaining the assent acceptance from the other, ठीक है। he is set to make a proposal। समझ में आई ये चीज? क्या ये बात समझ में आई कि ऑफर क्या होती है? कि आपको ऑफर की डेफिनेशन समझ में आई, समझ में आ गई? नाउ व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग ऑफर्स? ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट, ठीक है। क्लियर ऑफर दो कि उसने बोला क्या है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, क्यों दे रहे हो? अरे यार तुम कार मत सेल करना किसी को, किसको क्यों नहीं सेल करूं? डेफिनेट चीज बताओ, क्लियर चीज बताओ, है ना। क्लियर चीज होनी चाहिए, डेफिनेट चीज होनी चाहिए, तभी ऑफर बनेगा। आप वेग ऑफर नहीं दे सकते, वेग ऑफर नहीं दे सकते। एंड ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। उसमें और कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए कि अभी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड वाला ऐसा एस्टिक साइन नहीं बना देना है कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली, डेफिनेटली, कंप्लीटली और फाइनल तरीके से बताना चाहिए। इट शैल नॉट बी वेग, वेग नहीं होना चाहिए। तो ऑफर का सबसे पहला रूल क्या है कि वो क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट और फाइनल होना चाहिए। A promise to pay an increased price for a horse if it proves lucky to be a promiser to is too vague and is not binding। मतलब क्या कि प्रॉमिस किया गया है कि मैं आपको हॉर्स की इंक्रीज प्राइस दूंगा, अगर वो मेरी लकी साबित होता है तो। मतलब बहुत ही वेग चीज हो गई कि अगर ये हॉर्स मेरी लकी साबित होगा तो मैं तुमको पैसा दूंगा। ये तो किसी चीज पे इवेंट पे कंटेंजेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑफर, दिस इज वेरी वेग एंड इट इज नॉट बाइंडिंग, है ना। तो कैसा होना चाहिए ऑफर? सबसे पहले क्लियर और डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने मन में सोच लिया कि बी को मैं 2 लाख रुपए दूंगी अगर वो कार सी को सेल नहीं करता है तो, है ना। अब मैंने उसको कम्युनिकेट कभी किया ही नहीं, उसको कभी बोला ही नहीं, उसने सी को कार सेल कर दी। तो मैं उसको जाके ये थोड़ी ना बोलूंगी यार मैं तुमको बोला तो था कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। तो मुझे बोलेगा तुमने मुझे कब बोला? तुम तो मेरे पास आई नहीं कहीं बोलने के लिए कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए, तुम मुझे 2 लाख रुपए देने वाली हो अगर मैं सी को सेल नहीं करता हूँ तो, ठीक है। तो ये ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। इशारों इशारों में नहीं, इशारों इशारों में नहीं कि भाई ऐसे हमने बस बैठे बैठे घर पे मैंने अपने सोच लिया कि मैं दूसरे पर्सन को जाके बोलने वाली हूँ ऐसी चीज, है ना, ऑफर करने वाली हूँ। तो आपका ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए एंड ऑफर बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन it has been communicated to the offeree so as to give him an opportunity to accept or reject it। ठीक है। आप पहले उसको ऑफर कम्युनिकेट करो तभी तो उसके पास एक वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो ऑफर क्लियर होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेट भी करा होना चाहिए। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब एक्सप्रेस वाला तो ठीक है कि मैंने किसी को जाके बोला, ऑफर दे दिया, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर कैसे होता है? मान लो कि आपने बस की टिकट खरीद ली है ना, और आप उस बस से जा रहे हो भोपाल से इंदौर, ठीक है। भोपाल से इंदौर, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है ना, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, अग्रीमेंट हो चुका है। अग्रीमेंट ये हो गया है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको भोपाल से इंदौर जाना है। अब आपने जो भी बस थी उसमें जाके बैठ गए, क्या आपने बस वाले को ऑफर दिया कि तुम मुझे इंदौर तक छोड़ दो? नहीं, है ना। वो बस को ऑलरेडी पता था कि वो इंदौर तक ही जा रहा है और तुम उस बस से बैठे हो, तो वो भी एक वही हो गया ना कि आपने एक्सेप्टेंस भी कर लिया, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो चुका है ना। आपने ऑफर किया मुझे इंदौर छोड़ दो, उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं इंदौर छोड़ दूंगा, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये इम्प्लाइड हुआ। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे बोल के कम्युनिकेशन रिटर्न या ओरल फॉर्म में नहीं हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लाइड तरीके से हो रहा है कि मैं उस बस में जाके बैठ गई हूँ, है ना, मैं इंदौर जाने वाली बस में जाके बैठ गई हूँ, मतलब कि मुझे इंदौर ही जाना है ना, मतलब मुझे इंदौर ही जाना है, राइट। ये इम्प्लाइड हो चुका है। यहाँ पे बस कंडक्टर मुझसे, बस ड्राइवर मुझसे पूछने के लिए नहीं आएगा कि आप इंदौर जा रही हो, आपको जाना भी है इंदौर, नहीं, उसको मालूम है कि ये आके बैठे हैं तो मतलब इनको नहीं जाना। वो आके एक एक बंदे से नहीं पूछेगा, है ना, वो आके एक बंदे से नहीं पूछेगा, ठीक है। सो या तो आप अपना कुछ ऐसा काम करो जिससे इम्प्लाइड तरीके से पता चल जाए कि आप ऑफर कर रहे हो, है ना, या तो आप एक्सप्रेसली बोल दो कि ऑफर। घर में अकेले बैठे रहने से ना तो आपने एक्सप्रेस किया ना इम्प्लाइड तरीके से किया। अगर आप सिर्फ घर में बैठे हो तो दैट इज नॉट एन ऑफर। अकेले रूम में बैठ के सोच रहे हो, दैट इज नॉट एन ऑफर। कोई आपने एक्ट ऐसा किया है जिससे ऑफर हुआ है, या आपने बोला है तो ऑफर हुआ है। तो दोनों चीज हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑफर पहली बात तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेट किया होना चाहिए, तीसरा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों होना चाहिए। सो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ऑफर्स हिज कार टू बी फॉर 10,000, इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है, ये एक्सप्रेस ऑफर हो गया। अ बस फ्लाइंग ऑन अ डेफिनेट रूट इज एन इम्प्लाइड ऑफर बाय द ओनर्स टू कैरी पैसेंजर्स एट अ शेड्यूल्ड फेयर्स, ठीक है। ये मतलब क्या है कि बस एक खुद के रूट पे जा रही, भोपाल टू इंदौर जा रही है, तो ये इम्प्लाइड है, ओनर्स ने इम्प्लाई किया हुआ है कि जो पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं उसी फेयर पे लेके जाएंगे, उसी जगह ही लेके जाएंगे। तो किसी भी पर्सन को आके बार बार पूछने की ऐसे जरूरत नहीं है, ऑफर देने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ऑफर ऑलरेडी इम्प्लाइड तरीके से कि बस चल रही है उसी रूट पे, उसी फेयर पे जाएगी, है ना, उसी प्राइस पे जाएगी, उसी चार्जेस पे जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। ओके, समझ में आ गया कि ऑफर क्या होते हैं, है ना। ऑफर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं ऑफर्स के। अब टाइप्स ऑफ ऑफर, दो टाइप के ऑफर होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। नाम से ही समझ में आता है, स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्सन को आपने स्पेसिफिकली ऑफर किया। मैंने बी को ऑफर किया है कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी, मुझे कार सेल कर दो। ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर मैंने सिर्फ एक ही पर्सन को दिया है ये ऑफर, ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर कि मैं पब्लिक को ऑफर दे रही हूँ। सबसे बड़ा इसको होता है आईपीओ जो आते हैं ना। आईपीओ पता है आपको, आईपीओ पता है। कभी इन्वेस्टमेंट तो अभी तक आपने शायद नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, बट किसी से सुना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, किसका, पेटीएम का आईपीओ आया है, इन्वेस्ट कर लो। क्या होता है आईपीओ, इट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे पब्लिक को ऑफर, किसी एक पर्सन को नहीं, पूरी इंडिया की जनता को ऑफर दे दिया गया है, ठीक है, कि आप आओ मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करो। क्या करो, मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, पूरे जनता को ऑफर दे चुके हैं, है ना। दैट इज अ पब्लिक ऑफर, मतलब दैट इज अ जनरल ऑफर। जहां आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहे हो, दैट इज अ जनरल ऑफर। किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हो, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। क्या दोनों बातें समझ में आ रही है। इसको आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ोगे क्योंकि बहुत ही इजी है ऑफर के जो टाइप्स है, जनरल एंड स्पेसिफिक, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारी ऑफर की जो बात थी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ऑफर क्या होता है, ऑफर के रूल्स क्या है कि क्लियर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, और एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कम्युनिकेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ ऑफर स्पेसिफिक और जनरल, है ना। समझ में आ गया कि ऑफर क्या है। अब आती है बात एक्सेप्टेंस की, ठीक है। सबसे पहला हमारा था ऑफर। कहाँ गए हम, यहाँ पे चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम पढ़ लिए हैं कि हमारा ऑफर क्या होता है। ये हमारा डन है, ठीक है। अरे, व्हाइट पेन चाहिए, व्हाइट पेन, यस। ये हमारा डन है। अब हम जा रहे हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर, कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। एक्सेप्टेंस का ऐसे हमें प्राइमा फेसिया तो पता है कि क्या मतलब होता है, कि अगर जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोल देंगे कि ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेंस आ चुकी है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस, एक सेकेंड। A contract emerges from the acceptance of an offer. Acceptance is the act of assenting by the offeree to an offer. मतलब कि ऑफरी अपना एसेंट दे रहा है, एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है। जब भी वो एक्सेप्टेंस कर रहा है ऑफर को, उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, जब वो अपना
एसेंट दे रहा है कि हाँ मुझे ऑफर एक्सेप्टेड है, उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सेक्शन 2B सेकंड, इसकी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। 2B, 2A में था ऑफर, 2B में है एक्सेप्टेंस। ठीक है। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. क्या समझ में आया इस चीज से? क्या समझ में आया इस चीज से? जब एक पर्सन जिसको ऑफर किया गया था, ऑफरी को, ठीक है, एक पर्सन जिसको ऑफर किया गया था वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमारा एक था ना, हमारा एक एग्जाम्पल चल रहा था ये वाला ऑफर का। तो जब बी अपना एक्सेप्टेंस दे देता है कि यस आई विल सेल सेल द कार टू ए, उसने क्या दे दिया? अपना एसेंट दे दिया है। किसको? ऑफरर को। उसने ऑफर पे एसेंट दे दिया ऑफरर को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है। जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये पूरी जो लीला हुई थी, लाम लीला, इसको क्या बोल देंगे हम? एक प्रॉमिस बन चुका है कि ये इसको 2 लाख रुपए देगा और ये इसको कार देगा। इट इज अ प्रॉमिस नाउ। क्या हो गया ये? इट इज अ प्रॉमिस नाउ, है ना? तो यही डेफिनेशन में ये लिखा है कि जब एक पर्सन दूसरे प्रपोजल के पर्सन के प्रपोजल को अपना एसेंट देता है, क्या देता है? एसेंट देता है ना? The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted, एक proposal जब accept हो जाता है तो उसको promise बोला जाता है। ठीक है। Now there are rules governing acceptance. तो acceptance के लिए भी rules है। हमने offer के 3 rules पढ़े थे, acceptance के यहाँ पे कुछ rules हैं। कितने हैं? 4 और 4, 8 rules हैं। ठीक है। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड सेम चीज है। ऑफर भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कम्युनिकेट हो सकता है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से हो सकता है ना। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस, ठीक है, या इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट। ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिससे समझ में आ गया कि हाँ इन्हें एक्सेप्टेंस कर दिया। ठीक है। मान लो मैंने ए और बी ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट अभी जो ऑफर किया था ना कि 2 लाख रुपए दूंगा तो तुम मुझे अपनी कार दे दो। मान लो कि बी अपनी कार लेके आ गया, चाबी उसने एक के हाथ में थमा दी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बस चाबी जो थी कार की वो एक के हाथ में आके थमा दी, है ना? और कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला उसने, ना वर्ड्स रिटर्न नोट में दिया, ना कुछ बोल के करा, है ना? सिर्फ हाथ में आके चाबी दे दी, हाथ में आके चाबी दे दी। इज इट एन इम्प्लाइड? उसने अपने कंडक्ट से बोल दिया कि मैं तुम्हें कार सेल कर रहा हूँ, चाबी उसके हाथ में आके दे दी है उसने, है ना? इट इज अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। प्रिस्क्राइब मेथड मस्ट बी फॉलोड। मान लो कि ए और बी ने ऐसा, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे कार दे दो, बट तुम मुझे वो चीज लिखित में दोगे कि तुम मुझे कार सेल कर रहे हो। तो उसने एक मेथड बता दिया, प्रिस्क्राइब मेथड बता दिया कि तुम मुझे लिख कर दोगे। जब ऑफरर ने ऑफरी को बोला है कि आप मुझे लिख कर दोगे, है ना, आप मुझे लिख कर दोगे, तो ऑफरर ऑफरी को भी उसी मेथड को फॉलो करके एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। इफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब, तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट प्रिस्क्राइब मैनर। इसका एक और एग्जांपल है जो आईपीओ वाला मैंने आपको दिया था कि जब भी पब्लिक ऑफर किया जाता है, ठीक है, जनरल ऑफर किया जा रहा है पब्लिक को कि आके हमारे शेयर्स खरीदिए, तो क्या करना पड़ता है एज अ पब्लिक? आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप आप उसके जाके शेयर्स खरीदते हो। पर्टिकुलर मेथड है, ऐसे तो नहीं है आप उसकी कंपनी में जाओगे, हाँ मैं आपके शेयर्स खरीदने को रेडी हूँ। दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। उन्होंने प्रिस्क्राइब मेथड बताया है कि आप जाइए ऑनलाइन, ठीक है, अपने जो डीमैट अकाउंट है उसको ओपन कीजिए, वहां पे जाके मेरे शेयर्स खरीदिए, पहले मेरे शेयर्स खरीदिए, है ना? तब जाके वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि हमारे ऑफर को आपने एक्सेप्ट किया है, हमारे ऑफर को क्या किया आपने? एक्सेप्ट किया है। तो वो प्रिस्क्राइब मेथड दिया है, तो जो प्रिस्क्राइब मेथड ऑफरर ने सजेस्ट किया है, ऑफरी को वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ऑफरी को वही फॉलो करके उस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। तो अगर कभी ऑफरर ने पर्टिकुलर मेथड बताया है, वही वही मेथड को फॉलो करके ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। अगर उससे दूसरी तरीके से करता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो प्रिस्क्राइब मेथड मस्ट बी फॉलोड।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब क्या होता है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड? कि उसमें आप इफ्स एंड बट्स ही लगा रहे हो। आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है मतलब कि वो एब्सोल्यूट हो चुका है, अनक्वालिफाइड है एंड करस्पॉन्ड विथ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। मतलब आपने एक्सेप्टेंस किया है तो आपके जो उसमें ऑफर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, आपने वो हर एक चीज को एक्सेप्ट किया है। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाए हैं। ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये होगा तो हम वो करेंगे, कुछ नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं। ठीक है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। इट इज एन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस कि मैंने यस बोला मतलब कि मैं कार सेल करूंगी। ये नहीं कि मैं 2 साल बाद सेल करूंगी, मैं 5 साल बाद सेल करूंगी, ये कार मैं पहले इतने किलोमीटर चला लूंगी फिर सेल करूंगी। ये सारे क्वालिफिकेशंस नहीं आने चाहिए। ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं आने चाहिए। जब आपने एक्सेप्टेंस किया है मतलब आपने एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किया है। तो अभी तक हमने तीन क्या पढ़े कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब मेथड दिया है तो वो फॉलो होना चाहिए एंड एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन। अगर आप काउंटर ऑफर करते हो कि मैं कार तभी तुम्हें सेल करूंगी जब इस कार को मैं 10 किलोमीटर चला लूं। ठीक है, मैं कार तुम्हें तभी सेल करूंगी जब इस कार को मैं 10 किलोमीटर चला लूंगी। दैट इज अ काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर या कंडीशनल ऑफर आ जाता है, उसका मतलब क्या है? रिजेक्शन टू द ओरिजिनल ऑफर एंड कॉजेज इट टू लैप्स। ऑफर जो बना हुआ है, अगर आपने उस पर काउंटर ऑफर डाल दिया है तो जो पुराना ओरिजिनल ऑफर था वो खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, एक अब एक नया ऑफर बन चुका है। अब क्या बन चुका है? एक नया ऑफर बन चुका है। एक्सेप्टेंस उसको रिजेक्शन मानी जाएगी। अगर काउंटर ऑफर है, कंडीशनल ऑफर है, तो माना जाएगा कि आपने पहले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। आपने पहले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वही सेम चीज है कि आपको कम्युनिकेट करना तो इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक्सप्रेसली करो या इम्प्लाइड तरीके से करो। आपको कम्युनिकेट करना तो इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ कि मैंने बस दिमाग में सोच लिया कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अब मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना, ना मुझे कोई कंडक्ट करना है। ठीक है, ना मुझे कोई एक्ट ऐसा दिखाना है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ना मुझे बताना है किसी को, मैंने बस दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज not an acceptance. It should be communicated, whether it will be expressed or it will be implied. It should be communicated. Okay. Mere silence does not amount to acceptance. कि उसने वो चुप थी तो मतलब उसने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक्सेप्टेंस कर दिया, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो चुप थी, उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ हंस दिया, उसने हाँ भी नहीं बोली। ठीक है, उसने सिर्फ हंस दिया। हर लड़की की हंसी में हाँ नहीं होता है। ठीक है, हर लड़की की हंसी में हाँ नहीं होता, हो सकता है वो आपको पागल समझ रही होगी इसलिए वो हंसती हो। ठीक है, तो mere साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। Ordinarily, the offerer cannot frame his offer in such a way that silence or inaction amount to acceptance. The offerer can prescribe the mode of acceptance, but not the mode of rejection. ऑफरर सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस का मोड बता सकता है, जो एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस था ना, प्रिस्क्राइब मोड, वो सिर्फ एक्सेप्टेंस कैसे करना है वो बता सकता है। ये नहीं बता सकता कि अगर तुम चुप रहे मतलब रिजेक्शन मान लेंगे हम। ठीक है, अगर तुम चुप रहे तो हम रिजेक्शन मान लेंगे। उसको बोलना पड़ेगा कि वो रिजेक्ट कर रही है, उसको बोलना पड़ेगा कि वो ना बोल रही है ना। तो ऑफरर भी सिर्फ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता सकता है, मोड ऑफ रिजेक्शन नहीं बता सकता है ना। एंड सिर्फ साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ठीक है, acceptance by conduct. If the offer is to be accepted by the performance of an act, no communication necessary unless specifically required. कि acceptance में लिखा ही ये है कि आपको बस जो आपका एक्ट है, परफॉर्मेंस है, वो आपने कर दिया। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था आईपीओ वाला, कि आपने परफॉर्मेंस कर दिया। परफॉर्मेंस मतलब कि आपने जाके शेयर खरीद लिए, ऑफर आया था आपने जाके शेयर खरीद लिए, तो उसी को एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिकली और कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं कि आप लेटर लिख रहे हो कंपनी को कि मैंने आपके शेयर्स खरीद लिए, आप मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया। जरूरी नहीं है वो करना। ठीक है, जरूरी नहीं है वो, इम्प्लाइड तरीके से मतलब कंडक्ट से भी माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुका है ना। बट कुछ कंडक्ट होना चाहिए, सिर्फ बैठ के
साइलेंस होके कुछ नहीं होगा, है ना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी विथ इन रीजनेबल टाइम। जो टाइम फ्रेम दिया है, आईपीओ कितने टाइम के लिए खुलता है? आईपीओ आईपीओ खुलता है 3 से 10 दिन के लिए। वैसे 3 दिन का ही आईपीओ खुलता है, ठीक है। उसी 3 दिन में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। मतलब कि रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, तो वो ऑफर लैप्स हो चुका है, वो ऑफर खत्म हो चुका है, ठीक है। मान लो कि कहीं पे तनिष्क पे ऑफर चला था अभी 20% का, क्योंकि 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए तनिष्क को, ठीक है। तनिष्क पता है ना क्या है? तनिष्क इज अ ज्वेलरी शॉप, ठीक है। तो तनिष्क पे भी 20% का ऑफर चल रहा है ना? कितने दिनों के लिए? 3-4 दिन के लिए चल रहा है ना? 3-4 दिन बाद मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है, ठीक है। मैंने खरीद ली। मैंने बोला इस पे तो 20% ऑफ रहेगा। उनने बोला कि मैडम वो तो कल तक का ऑफर था, आज थोड़ी ना ऑफर है वो। तो क्या हुआ? रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है। तो एक्सेप्टेंस तभी होगा जब रीजनेबल टाइम में वो एक्सेप्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। जब तक रीजनेबल टाइम में वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाएगा, मतलब कि ऑफर रिवोक हो चुका है या लैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है ऑफर। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, ये ऑफर एक्सेप्टेंस मैंने आपको पढ़ाया, इसमें आपको कुछ भी ऐसी चीज लगी जो आपने आज तक नहीं समझी हो? आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब चीज तो करनी पड़ेगी, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है कि भाई एक्सप्रेस, या पहली चीज तो कम्युनिकेट होना चाहिए, है ना? कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रिस्क्राइब मेथड ऑफरर ने बताया है तो उसी मेथड से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफरी भी उसी मेथड से एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है। तीसरी चौथी चीज, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। अगर काउंटर ऑफर दे दिया या कंडीशनल ऑफर दे दिया या कुछ क्वालिफिकेशन लगा दी उस ऑफर में, तो वो ऑफर लैप्स हो चुका है, फिर वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू बी रिजेक्शन, ये भी हमको समझ में आ गया। साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, ठीक है। एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, एंड रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। क्या आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस समझ में आ गया कि ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है? समझ आया? जब ऑफर किया गया और उसका एक्सेप्टेंस हुआ गया तो क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? चिल्लाओ, वहां पे बैठ के, जहां बैठे हो वहां बैठ के चिल्लाओ कि क्या बनता है? बनता है प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अब क्या बन रहा है? प्रॉमिस। अब बन रहा है प्रॉमिस, ठीक है। तो जाके हम देखते हैं कि प्रॉमिस को क्या बोला गया है। अरे, क्या हो गया? हाँ, अब बात आती है प्रॉमिस की, ठीक है। सो व्हाट इज अ प्रॉमिस? सेक्शन 2B में प्रॉमिस की बात कही गई, ठीक है। वही है, वही जो अभी मैंने आपको सेक्शन 2B पे क्या था, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन था, वही डेफिनेशन प्रॉमिस के लिए यूज की गई है। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when a proposal, when accepted, becomes a promise. यही होता है, प्रॉमिस में ज्यादा कुछ है ही नहीं। प्रॉमिस में यही डेफिनेशन है। 2B हमने एक्सेप्टेंस की पढ़ी थी, 2A हमने किसकी पढ़ी थी? अच्छा, एक चीज समझ लो, हर लॉ में सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो डेफिनेशंस का होता है। क्या होता है? डेफिनेशंस का। सेक्शन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशंस का होता है। तो 2 सबसेक्शन A में हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 सबसेक्शन B में हमने एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, उसी में प्रॉमिस की डेफिनेशन है। ये लाइन जो लिखी हुई है ना, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। A proposal when accepted becomes a promise. एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर दिया जाता है, एक ऑफर जब उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है प्रॉमिस। बस यही है। ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हो गया, क्या बन गया? प्रॉमिस। कि मुझे भी मेरा काम करना पड़ेगा, उसे भी उसका काम करना पड़ेगा, दिस हैज बिकम अ प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस तो पता है सबको क्या होता है, बचपन से अभी तक प्रॉमिस डे तो बना ही रहे हैं सब लोग, तो पता है कि प्रॉमिस क्या होता है ना? तो प्रॉमिस भी हमारा हो गया, तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस बन चुका है। प्रॉमिस के बाद आता है कंसिडरेशन, मतलब कि कुछ तो देना पड़ेगा, है ना? कुछ तो देना पड़ेगा, तभी जाके हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाएंगे, है ना? कुछ तो कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जरा ढूंढ लूं कंसिडरेशन कहाँ पे। वेन डायग्राम क्या का बना हुआ? अच्छा, वो देखेंगे अपन। मैंने ही करा है और मेरे को ही नहीं पता क्या बना हुआ। ठीक है, चलो 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 चलो, पहले ढूंढे कि हमारा कंसिडरेशन कहाँ पर है। ये आ गया कंसिडरेशन, ठीक है।
चलो इतना सही है, फटाफट कंसिडरेशन समझते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, बट हमको क्या कॉन्ट्रैक्ट तक तो आज पहुंचना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो हमको पहुंचना है। चलो कॉन्ट्रैक्ट देखें, कंसिडरेशन देखते हैं, है ना, कि व्हाट इज अ कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हो गया, है ना, एंड प्रॉमिस बन चुका है। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है कि आप कुछ चीज दे रहे हो, ठीक है, कुछ चीज किसी को दे रहे हो, है ना। कंसिडरेशन को हम बोलते हैं कि हम कुछ चीज सामने वाले को दे रहे हैं, सामने वाला कुछ चीज हमको दे रहा है। Now, why there is a need of consideration? Consideration is one of the essential elements of a valid contract. जब आप valid contract के essentials पढ़ोगे, 12 essentials है, उसमें से एक essential है consideration का। ठीक है, एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहे हैं हम, तो हमें कंसिडरेशन की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। सिर्फ मेयर प्रॉमिस से हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। मेयर प्रॉमिस इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, सिर्फ प्रॉमिस करना एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। मैंने तुमको बोला कि 2 लाख रुपए दूंगी, तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे कार बेच दोगे, ये प्रॉमिस हुआ। यहाँ पे भी कुछ कंसिडरेशन नहीं हुआ। जब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए, मतलब मैंने अपना पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कंप्लीट कर लिया। तुम्हारा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि तुम मुझे कार दो। तुमने मुझे कार नहीं दी, तो क्या मैं लो कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ ये चीज कि भाई हाँ मैंने 2 लाख रुपए दे दिए थे, इसने कार नहीं दी? यस, तब ये एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा। सिर्फ प्रॉमिस करना, सिर्फ प्रॉमिस करना इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। A promise to gift 500 to B later changes his mind. B cannot sue A because B gave nothing in return. ठीक है, मतलब कि सिर्फ प्रॉमिस किया था ए ने कि तुम्हें 500 रुपए दूंगा, है ना। लेटर अब से उसने दिमाग चेंज कर लिया, उसने माइंड चेंज कर लिया, ए ने बोला कि अब मैं नहीं दे रहा, है ना। तो बी अब उसको स्यू नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस बना था। बी ने कुछ दिया नहीं है उसको अभी तक, है ना। बी ने कुछ दिया नहीं है। ओनली व्हेन समथिंग इज गिवन इन रिटर्न कैन द प्रॉमिस बी एनफोर्स। दैट समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लो। समथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। ठीक है, समथिंग, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल जो बताया ना, कि मैंने 2 लाख रुपए दे दिए हैं, उसके बदले मुझे कार चाहिए, समथिंग इन रिटर्न चाहिए। उसने मुझे कार नहीं दी, तो मैं उसको एनफोर्स कर सकती हूँ लॉ में जाके। ठीक है, अगर मैंने उसको 2 लाख दिए ही नहीं, उसने मेरे को कार दी ही नहीं, तो क्या मैं जाके बोल सकती हूँ कोर्ट में से मुझे कार नहीं दी? कोर्ट मुझसे पूछेगी कि आपने उसको पैसा दे दिया? मैंने नहीं दिया, तो बस खत्म बात, प्रॉमिस ही तो था। प्रॉमिस ही तो था ना, आपकी जेब से कुछ गया ना उसकी जेब से कुछ गया, तो किस बात की लड़ने के लिए आए हो? मत करो कॉन्ट्रैक्ट, हो गया खत्म, बात ही खत्म हो गई है वहां पे। ना आपने कुछ दिया ना उसने कुछ दिया, जहां आपने दे दिया फिर उसको समथिंग इन रिटर्न देना पड़ेगा, दैट इज कंसिडरेशन। ओके, डेफिनेशन आ रही है, 2-3 लोगों ने कुछ कुछ बात कही है। सर फ्रेडरिक पोलॉक define consideration as an act or forbearance of one party or the promise thereof is the price for which the promise of the other is bought. बहुत ही दिमाग खाऊ है, मत पढ़ो, ठीक है, मत समझो डेफिनेशन। कंसिडरेशंस आइडेंटिफाइड एज क्विड प्रो क्यू। याद रख लो ये बात को, याद रख लो, इसको जहन में डाल लो अपने। कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइड एज क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक, एक सेकेंड। क्विट प्रो क्यो का मतलब ही क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न इज क्विट प्रो क्यो। तो कंसिडरेशन को बोला जाता है क्विट प्रो क्यो, मतलब मैंने कुछ दिया तुम मुझे कुछ दोगे, दैट इज क्विट प्रो क्यो। समथिंग इन रिटर्न, इट नीड नॉट टू बी मनी। सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, मैंने पैसा दिया उस वो मुझे कार देगा, मैंने उसको कार दी वो मुझे दूसरी कार देगा, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कैश, इट कैन बी अदर देन कैश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूरी वी मीसा, इट सीम्स, इट मीन्स सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट accruing to one party or some forbearance determined loss of responsibility suffered or undertaken by the other। मतलब क्या, कि कोई भी राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट अक्रू हो रहा है,
या तो आपको कोई राइट क्रिएट हो रहा है, या आपको कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, या आपको कोई प्रॉफिट या बेनिफिट मिलने वाला है, और some forbearance determined loss or responsibility suffered or undertaken by the another। ठीक है, बहुत ही बड़ी डेफिनेशन लिख दी है इनने। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस याद रखो कि दो लोगों ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है, फेडरिक पॉलॉक ने एंड क्यूरी वी मीसा ने। हाउएवर, इट मस्ट हैव वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ एंड मस्ट नॉट बी वेग और इल्यूजनरी। कि आप मुझे मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी, आप मुझे एक यूनिकॉर्न खरीद के दे दो। यूनिकॉर्न, व्हाट इज यूनिकॉर्न? इट्स अ इल्यूजन। सच्चाई में यूनिकॉर्न नहीं होते, रियलिटी में यूनिकॉर्न नहीं होते, बहुत ही वेग है, बहुत ही वेग चीज है। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया है ना कि मैं बादल के ऊपर बैठ जाऊंगी अगर आप मुझे 50,000 रुपए दे दोगे। तो मैं क्या बादलों के ऊपर जा सकती हूँ? क्या मैं क्लाउड्स के ऊपर जा सकती हूँ? नहीं जा सकती हूँ, है ना? दैट इज इल्यूजन। आइज एंड ऑफ द लॉ में जो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, जो कंसिडरेशन की वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, इट शुड बी इट शुड बी वैलिड, इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी। ठीक है, तो कंसिडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। वेग कंसिडरेशन या इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं दे सकते आप। ठीक है, वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अच्छा, यहाँ पे आप क्या आ रही है, डेफिनेशन आ रही है कंसिडरेशन की सेक्शन 2D में। ए, बी और डी पढ़ा है, सी नहीं पढ़ा अभी तक हमने। ठीक है, सी का अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो ए, बी और डी पे आए हैं। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstains or promise is called consideration for the promise। मतलब क्या? जो हमारा एग्जाम्पल था ए और बी वाला, कार वाला, कि मैंने ए को बोला कि मैंने बी को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, तुम मुझे कार दोगे। ठीक है, प्रॉमिस बन गया, मतलब कंसिडरेशन भी वहां पे आ चुका है ये, कि मैं 2 लाख दूंगी और वो मुझे कार देगा। तो क्या हो गया है, एक कंसिडरेशन बन चुका है। उस वो मेरे को कार देगा, वो उसका कंसिडरेशन है, मैं उसको 2 लाख रुपए दूंगी, मेरा कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन बन चुका है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा था एब्सटेन वाला, नेगेटिव वाला, कि मैंने ए को बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, तुम कार सी को सेल मत करना। ठीक है, सी को सेल मत करना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं सी को कार सेल नहीं करूंगा। तो यहाँ पे भी एक वैलिड कंसिडरेशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि वहां पे उसने एब्सटेन कर दिया, अपने आप को रिस्ट्रेन कर दिया है कि मैं वो काम नहीं करूंगा। है ना, तो मुझे 2 लाख रुपए दोगे, मैं वो काम नहीं करूंगा। मान लो मैं उसको 2 लाख रुपए दे दिए, तब भी उसने जाके अगर सी को कार सेल कर दिया है, तो क्या मैं कोर्ट में जाके ये बोल सकती हूँ कि मैंने इनको मना किया था तब भी इनने सेल कर दी? तो यस, दैट इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, के कंसिडरेशन वहां पे था। ठीक है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इट वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ बीइंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्विट प्रो क्यो का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके? अब काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ते। पहला है एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर कंसिडरेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में वो चीज होगी। मैंने तुम्हें आज 2 लाख रुपए दी, मैं तुम्हें बोला कि तुम मुझे महीने भर बाद कार दे देना। ठीक है, दैट इज अ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। ठीक है, कि मैंने बोला कि फ्यूचर में तुम मुझे दोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एंगेजमेंट टू मैरी, कि मैंने आज एंगेजमेंट कर ली, है ना, कि मैं साल भर बाद शादी करूंगी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए बन चुका है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट कंडीशन, मतलब आज के लिए। जैसे मैं गई, मैंने शॉप पे गई, मैं उसको 100 रुपए दिए, उसने मुझे 100 रुपए के कुरकुरे चिप्स जो भी थे, चॉकलेट्स थी, 100 रुपए की एक चॉकलेट थी, वो उसने मेरे को उधर पे दे दी। क्या हुआ? प्रेजेंट पे कंसिडरेशन देके खत्म कर दिया। हो गया। अभी के अभी जो हो रहा है फुल्ली परफॉर्म हो चुका है, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही कि मैं आज शॉपकीपर को 100 रुपए दे के आ गई, मैं बोली 10 दिन बाद लेके चले रहूंगी। ठीक है, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया। बट मैंने अभी पैसा दिया, अभी उसे चॉकलेट दे दी 100 रुपए की, है ना, तो दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आता है पास्ट कंसिडरेशन, एन एक्ट डन बिफोर द promise is made। English law does not recognize past consideration, but Indian law recognizes all three kinds। मतलब क्या? इंग्लिश वालों ने जो लॉ बनाया था, ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया था, उसमें वो पास्ट कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, वो बोलते थे पास्ट कंसिडरेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ठीक है, बट
इंडियन लॉ के हिसाब से हम पास्ट कंसिडरेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं? यू शुड आस्क मी दिस। ठीक है, आप कैसे एक्सेप्ट करो पास्ट कंसिडरेशन? मान लो कि मैं ऑफर हो गया था, ठीक है, ऑफर हुआ एंड मैंने पहले जाके कार दे दी, ठीक है, कार पहले जाके बेच दी थी ऑलरेडी, है ना, एंड फिर ऑफर किया कि यार उसके 2 लाख रुपए तो दे दो मेरे को, है ना, तो 2 लाख रुपए के, ठीक है, उसने बोला 2 लाख रुपए दे दूंगा। कंसिडरेशन पहले ही हो चुका है, ऑफर एक्सेप्टेंस होने के पहले ही हो चुका कंसिडरेशन, है ना, कार पहले ही मिल चुकी है, कार पहले ही जाके खड़ी हो गई है मेरे घर के सामने। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 लाख रुपए और देने हैं, तो कंसिडरेशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है, पहले ही पास्ट में हो चुका है कंसिडरेशन। अब मुझे अभी उसका क्या करना है, समथिंग इन रिटर्न देना है, 2 लाख रुपए अपना परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज होते हैं सारे 3 काइंड्स: फ्यूचर, प्रेजेंट, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड पास्ट कंसिडरेशन। जो फ्यूचर का है वो एग्जीक्यूटरी है, मतलब कि वो एग्जीक्यूट होगा। जो प्रेजेंट का है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो एग्जीक्यूटेड है। और पास्ट कंसिडरेशन पुराने वाला। ठीक है, तो हम तीनों कंसिडरेशन पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। बट ब्रिटिश लॉ में, इंग्लिश लॉ के हिसाब से वो सिर्फ दो ही समझते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनको पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो कंसिडरेशन भी समझ में आया कि एक्सेप्टेंस ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ जो कि एक प्रॉमिस बन गया, है ना। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन भी जोड़ दिया गया तो क्या बनता है? क्या बनता है? चिल्लाओ, क्या बनता है? जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन भी जोड़ दिया गया है तो वो हमारा बनता है अग्रीमेंट। क्या बन रहा है? अग्रीमेंट। जब ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के साथ एक कंसिडरेशन जोड़ चुका है, तो क्या बन गया हमारा? एग्रीमेंट बन चुका है। ठीक है, क्या चेंज समझ में आ रही है कि एग्रीमेंट बन गया है, अब क्या हो गया हमारा? एग्रीमेंट बन चुका है। तो चलते हैं हम एग्रीमेंट के पास और एग्रीमेंट पढ़ते हैं। यस, तो हम अपने एग्रीमेंट के पास आए, ये रहा हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का है सेक्शन 2E। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 सेक्शन पढ़ लिए। 2A, मतलब सेक्शन एक ये, सब सेक्शन 4 पढ़ लिए। सेक्शन 2A ऑफर, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2D कंसिडरेशन, सेक्शन 2E एग्रीमेंट। समझ में आया? A B D E, सी का नहीं है अभी हमारे पास, सी का सेक्शन नहीं है, सब सेक्शन सी अभी नहीं है। ठीक है, तो सब सेक्शन 2E में आ रहा है हमारा एग्रीमेंट। Every promise या set of promises forming the consideration for each other is an agreement। क्या समझ में आया? प्रॉमिस हुआ है या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ा है, वो क्या बन रहा है? एग्रीमेंट। यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। हर सेट ऑफ प्रॉमिस के साथ जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ चुका है, वो क्या बन गया है हमारा? एग्रीमेंट बन चुका है। एवरी प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है, दैट इज एन एग्रीमेंट, दैट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, an agreement is based on a promise. An agreement comes into existence when one party makes a proposal or offer to the other party. The party signifies its assent thereto. In nutshell, an agreement is the sum total of the offer and acceptance। सम टोटल ऑफर एक्सेप्टेंस का क्या था? प्रॉमिस, प्रॉमिस का कंसिडरेशन जोड़ दिया ईच अदर, दोनों के लिए। ठीक है, क्या बन गया? एग्रीमेंट। यही है एग्रीमेंट। जो मैंने आपको एक चेन बताई थी, अगर आप उस चेन को फॉलो करोगे ना, उस चेन को फॉलो करोगे ना, इस चेन को, तो आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहे हो, इजीली। एंड आई लिटरली थिंक, जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट पहुंच कैसे रहे, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच कैसे रहे। देन मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार ये पहुंच कैसे रहे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते थे ना, तो वो अलग अलग चीजें पढ़ा रहे, पहले एग्रीमेंट पढ़ा दिया, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा दिया, फिर अलग से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, फिर कंसिडरेशन पढ़ा दिया। तो वो क्या चेन नहीं बन पाती थी कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस जब ऑफर हो जाए, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाए तो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो एग्रीमेंट बनता है, और ऐसे एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाते हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एग्रीमेंट तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो, इतनी आपकी पहली जो क्लास थी वो समझ में आ गई चीजें।
अगर आ गई हैं तो जितना मैंने पढ़ाया है उन उन चीजों को एक बार खुद से भी मॉड्यूल से रीड कर लेना या मेरे नोट से रीड कर लेना, दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे नोट्स बस थोड़े से दिखने में सुंदर दिखते हैं, मॉड्यूल थोड़ी सी बोरिंग है दिखने में, एंड मैं थोड़ा सा डिवाइड भी कर देती हूँ चीजों को जिससे आपको इजीली पढ़ने में एक साथ पैराग्राफ में नहीं लिखा रहता, एंड कुछ फ्लो चार्ट्स भी रहते हैं। सो वही मेरे नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें हैं, बाकी कंटेंट पूरा मैंने मॉड्यूल से लिया है, तो ये मत समझना कि मेरी खुद का कंटेंट है, ठीक है। मॉड्यूल का ही एग्जैक्ट कंटेंट रहता है। ओके, सो यस, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, एंड बाय बाय।